साथियों नमस्कार। आज है 30 जून 2025 ईस्वी और आप देख रहे हैं अल्टीमेट एस्पायरेंट का डेली करंट अफेयर्स। पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है बिहार के संदर्भ में। बिहार भारत का यानी कि इंडिया का पहला राज्य बना है जिसने ई वोटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कंडक्ट किया है। तो पूछ देगा 2025 ईस्वी में कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है जिसने ई वोटिंग करवाया मोबाइल ऐप के थ्रू। तो उसका आंसर हो जाएगा बिहार। किस चुनाव में? तो नगर निकाय चुनाव में यानी अर्बन लोकल बॉडीज में ये करवाया ऐसा, और ये पहला राज्य बना है। इसके द्वारा जो वोटर टर्नआउट आया लगभग 70.2% आया। किस ऐप के थ्रू किया गया ये भी पूछा जा सकता है। ऐप का नाम, तो ऐप का नाम है ई सेक BHR, एक एंड्रॉयड ऐप है, इसी के थ्रू ये करवाया गया। ई सेक BHR ऐप। भारत की पहला व्यक्ति जिसने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वोट किया कौन है, कौन बनी? तो ये एक महिला है जिसका नाम है विभा कुमारी। विभा कुमारी एक महिला है जो कि पूर्वी चंपारण की है, पूर्वी चंपारण जिले की है। यह भारत की पहली व्यक्ति बनी है, पहली भारतीय मतदाता बनी है जिसने वोट दिया मोबाइल ऐप के थ्रू। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व न्यूज में है। कहाँ है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व? सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवार जिला में है, अरावली हिल्स में ये सिचुएटेड है। कहाँ पर? राजस्थान के अलवार जिला में। एट प्रेजेंट भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है और 58वां टाइगर रिजर्व का नाम है माधव नेशनल पार्क। क्या नाम है? माधव राष्ट्रीय अभयारण्य या नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश राज्य में ही सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हैं। 57th का नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है, रातापानी। और 56 का नाम है 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है। 1973 में बनाया गया था जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था उसी टाइम। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को, और इस बार का था 19वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। ये 132वां बर्थ एनिवर्सरी जन्मदिन था किनका? PC महालनोबिस। PC महालनोबिस जो कि इकोनॉमिस्ट थे, प्लानर थे, योजना बनाने वाले व्यक्ति थे, और ये सांख्यिकी के जनक। भारत में भारतीय सांख्यिकी का जनक या इंडियन स्टैटिस्टिक्स का फादर किसे कहा जाता है? तो PC महालनोबिस हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? PC महालनोबिस। PC महालनोबिस मॉडल पर ही था सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजना था, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें उद्योगों की प्रमोट की बात कही गई थी, हैवी इंडस्ट्री की। तो वो इन्हीं के मॉडल पर ये बनाया गया था, PC महालनोबिस मॉडल पर। तो PC महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को, और इस बार का थीम था 75 ईयर्स ऑफ NSS, नेशनल सैंपल सर्वे। नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना 1950 में हुई थी और इसका 75 साल पूरा हो गया 2025 में। इसका काम है डाटा कलेक्शन करना, भारत में सामाजिक आर्थिक का डेटा कलेक्शन करना। NSSO के अंदर ये काम करती है। तो आपको याद रखना है कि PC महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के फादर भी उन्हें ही कहा जाता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ होगा? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में होगा। यहाँ पर उद्घाटन किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तेलंगाना के निजामाबाद में। पूछा जाए कि राष्ट्रीय नेशनल हेल्दी बोर्ड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया तेलंगाना के निजामाबाद में। निजामाबाद को ही हल्दी बोर्ड का राजधानी कहा जाता है। भारत के हल्दी कैपिटल यानी टर्मेरिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में है, क्योंकि यहाँ पर
प्रोड्यूसिंग अधिक होता है, हल्दी का प्रोड्यूस अधिक होता है, उत्पादन प्रोडक्शन। हल्दी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो हल्दी का पीला रंग करक्यूमन केमिकल के कारण होता है। करक्यूमिन इसमें एक केमिकल पाया जाता है, उसी के कारण इसका पीला रंग होता है। हल्दी का बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना और उसके बाद है कर्नाटक। और ये क्वेश्चन यूपीएससी 2025 के प्री में भी पूछा जा चुका है। हल्दी क्या है? तना के कैटेगरी में आता है। क्या जड़ है? नहीं, तना है, स्टेम, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड और इंटरनोड क्या होते हैं, ये साइंस वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्देश्य है कि हल्दी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ऑर्गेनिक हल्दी प्रोड्यूस करना, हल्दी का निर्यात बढ़ाना, हल्दी का उत्पादन बढ़ाना। अगला है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच एक संस्था है, इसके द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी किया। तो ये पूछा जाए कि जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन सी संस्था? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा उसका आंसर। विश्व आर्थिक मंच 2025 में पहला रैंक आया किसका? आइसलैंड का। और एक और बात आइसलैंड के बारे में, आइसलैंड का 16वीं बार लगातार पहली रैंक आया है, यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड लगातार 16 बार से पहला रैंक होल्ड कर रहा है। भारत का रैंक 2025 में 131 यानी 131 आया, टोटल 148 कंट्री में। 2024 में भारत का रैंक था 129 146 कंट्री में। तो ये याद रखना है। भारत में जो यानी कि महिलाओं का जो राजनीतिक में भागीदारी, समाज में भागीदारी, कार्यबल में भागीदारी वो मतलब कम है। भारत सरकार के द्वारा 2023 में 106वां संविधान संशोधन करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसका उद्देश्य था कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण करना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना महिलाओं का, जिसका उद्देश्य था 33% आरक्षित सीट प्रोवाइड करना महिलाओं का लोकसभा में, राज्यों के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि राज्यों की विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में। और ये क्या अभी लागू है? नहीं, इसे 2029 से लागू किया जाएगा। कब से? 2029 से, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, जनगणना वगैरह हो जाएगा तब। और इसे शुरू में 15 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, और यदि महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाती तो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और नहीं होती तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये यूपीएससी के प्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में। तो ये 2029 से लागू होगा और पहली बार 15 वर्षों के लिए ये लागू रहेगा। परिसीमन और जनगणना से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन, डिलिमिटेशन। परिसीमन का अर्थ है फिर से सीमांकन करना, पुनः सीमांकन करना। यानी जब जनगणना हो जाता है तो जनगणना के बाद क्या होता है? पॉपुलेशन का डेटा बढ़ जाता है, एससी एसटी महिलाओं वगैरह की संख्या घटती बढ़ती है। तो उस आधार पर लोकसभा विधानसभा यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से बाउंड्री निर्धारित होती है कि यहाँ से इतने सीटें रहेंगी, यहाँ से पहले एक कोई क्षेत्र है वहाँ से 40 सीट है, जनसंख्या बढ़ा तो ये से 50 सीट होगा। यानी जनसंख्या बढ़ने से जो निर्वाचन क्षेत्र में सीटों की संख्या वो भी बढ़ाई जाती है पॉपुलेशन वाइज, तो उसी को बोलते हैं परिसीमन। अनुच्छेद आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 में परिसीमन का वर्णन है। इसमें कहा गया है साफ साफ शब्दों में कि प्रत्येक जनगणना के बाद यानी कि एवरी सेंसस के बाद संसद यानी पार्लियामेंट परिसीमन अधिनियम बनाएगी यानी डिलिमिटेशन एक्ट बनाएगी। उस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति परिसीमन आयोग बनाएंगे। कौन बनाएंगे? प्रधानमंत्री? नहीं, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 82 में लिखा है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाया जाएगा, डिलिमिटेशन एक्ट बनाया जाएगा। उस एक्ट के माध्यम से राष्ट्रपति परिसीमन आयोग बनाएगी, डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी। और उस परिसीमन आयोग का क्या काम रहेगा? वही सीटों का सीमांकन करना। परिसीमन आयोग में कौन कौन व्यक्ति रहते हैं जनरली? इसमें रिटायर्ड जजेज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो रहते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। और चीफ इलेक्शन कमीशन रहते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
और स्टेट का इलेक्शन कमीशन रहते हैं। तो याद रखना है आर्टिकल 82 के तहत ये परिसीमन आयोग गठित किया जाता है। यूपीएससी प्री में एक बार पूछा गया था कि भारत में कितनी बार परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है, तो 4 बार बनाया गया है अब तक। 1952 में एक बार, दूसरी बार 1963 में, तीसरी बार 1973 में और सबसे लास्टली 2002 में। तो 4 बार हुआ ये। और एक बात, जब परिसीमन आयोग गठित किया जाता है निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्सीमांकन के लिए, तो वो जो सिफारिश रिकमेंड पेश करती है उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ना ही उसमें कोई अमेंडमेंट यानी संशोधन किया जा सकता है। परिसीमन आयोग की सिफारिश को ना तो न्यायालयों में चुनौती दिया जा सकता है, ना ही उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। जनगणना होगा भारत में, शायद ये 16वीं जनगणना होगा। कौन सा? 16वीं जनगणना, क्योंकि 15वीं था, इसको देखना पड़ेगा। 15वीं था 2011 का सेंसस, 2011 का सेंसस 15वीं सेंसस था और ये 16वीं होगा। तो जनगणना क्यों करवाया जाता है? लोगों की संख्या बढ़ती है तो उसके निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, उनको आरक्षण का अलग अलग नियम वगैरह बनाया जाएगा। कौन से लोगों का मतलब आर्थिक स्थिति सुधरा है, खराब हुआ है, उनके लिए अलग स्पेशल पॉलिसीज तैयार किया जाएगा। जनगणना के द्वारा सामाजिक आर्थिक स्थिति देखा जाता है, जनसांख्यिकीय लाभांश इंडिया का देखा जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। जनगणना का काम किया जाता है जनगणना अधिनियम। जनगणना कराने का एक कानूनी प्रावधान कौन है? जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना अधिनियम 1948, इसी के प्रावधानों के तहत जनगणना काम करवाया जाता है। जनगणना से संबंधित आर्टिकल है अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 में ये संघ सूची यानी कि जनगणना जो है वो संघ सूची केंद्र सरकार का विषय है, यूनियन लिस्ट का विषय है। जनगणना कराने का दायित्व किसके पास है? केंद्र सरकार के पास संघ सूची का ये विषय है, ये ध्यान में रखना है। जनगणना के इतिहास की बात करें तो ऋग्वेद में भी जनसंख्या की गणना की बात होती है कहीं कहीं। फिर अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, उसमें भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के लिए लोगों को गिना गया था। आईने अकबरी जो कि अबुल फजल का है, अकबर के शासन प्रशासन के बारे में बताता है वो आईने अकबरी, उसमें भी जनगणना के बारे में जिक्र मिलता है। तो पहला चरण जनगणना का 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, जिसमें मकानों को गिना जाएगा, घरों को। उसके बाद सेकेंड चरण जो होगा वो 1 फरवरी 2027 से स्टार्ट होगा, जिसमें मतलब कि रियली में सेंसस होगा। इसमें लोगों को गिना जाएगा, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा। और ये पहली जनगणना होगी जो 2027 से शुरू होगा। दूसरा चरण में वो जातिगत जनगणना होगी आज़ादी के बाद। पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा ही, जिसमें 4000 कुछ जातियां थी टोटल। फिर 1941 में कास्ट सेंसस किया गया, लेकिन इसके डाटा को सार्वजनिक नहीं किया गया। 1951 में SC ST का कास्ट सेंसस किया गया, जिसका डेटा पब्लिश किया गया। जनगणना का काम भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है वो काम करते हैं। इस समय कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। जनगणना आयुक्त कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 में, जो कि पूर्ण इंडिया में नहीं करवाया गया था। लॉर्ड मेयो के शासन के दौरान। और फिर ये दशकीय जनगणना नहीं था। 1881 में पहली बार तुल्यकालिक जनगणना करवाया गया। इसी के बाद दशकीय जनगणना शुरू हुआ। ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान करवाया गया था। और 1881 में उस समय जनगणना आयुक्त थे WC प्लोडेन। तो नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1881 में। और पूछा जाए कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872। नियमित पूछा जाए, दशकीय पूछा जाए तो 1881 हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय। पूछा जाए कि भारतीय शहर जिसकी जनगणना पूर्ण जनगणना पहली बार हुई, भारतीय शहर, तो ढाका हो जाएगा, बांग्लादेश। 1830 में ढाका बांग्लादेश भारत का ही भाग था। तो 1830 में ढाका में करवाया गया था हेनरी वाल्टर के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी वाल्टर के द्वारा। तो भारत का पहला शहर जहाँ पर पूर्ण जनगणना हुई 1830 में, ढाका, हेनरी वाल्टर के द्वारा। अगला न्यूज है पीथमपुर, जो कि धार जिला में है, मध्य प्रदेश में। MP के धार जिला
मध्य प्रदेश में है पीथमपुर। पीथमपुर किसके लिए प्रसिद्ध था 2025 में? क्योंकि यहाँ पर जो यूनियन कार्बाइड का 337 टन, कितना 337 टन कचरा को टन जहरीला कचरा को नष्ट किया गया यहाँ पर। तो पूछ दे कि 2025 में 24 में भी ये न्यूज में था पीथमपुर। तो पीथमपुर धार जिला में है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर यूनियन कार्बाइड के जो 337 टन अवशिष्ट था कचरा, जहरीला कचरा, उसको नष्ट किया गया। और ये कचरा कहाँ से आया था? जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, कब हुआ था ये? 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 को, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, बहुत सारे लोग दिव्यांग बन गए थे। उसका इफेक्ट अभी भी देखने को मिलता है। तो यूनियन, उसका नाम था कंपनी का यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि एक कीटनाशक संयंत्र था। वहीं पर कौन सा गैस रिलीज हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण एक जहरीला गैस से लोगों को प्रभावित किया था। और ये माना जाता है वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल क्राइसिस, ट्रेजिडी, औद्योगिक त्रासदी। अगला है जगन्नाथ, जो रथ यात्रा हो रहा था, तो वहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो गई भीड़ वगैरह के कारण। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर है पुरी जिला में, उड़ीसा राज्य में। पुरी जिला उड़ीसा में। किस भगवान को समर्पित है ये? जगन्नाथ भगवान, जिसे भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का जो स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल, वो क्या है? कलिंग शैली बोल सकते हैं या उड़ीसा शैली है, जो कि नागर स्टाइल का एक रूप है। सबसे पहले इस मंदिर को किसने बनवाया था? तो कहा जाता है राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न ने सबसे पहली बार इसे बनाया था। और फिर इसको रिक्रिएट या रीबिल्ड किसने किया इसके बाद, यानी मरम्मत वगैरह करके? तो किंग अनंत वर्मन चोडगंगा, राजा अनंत वर्मन चोडगंगा, जो कि गंगा डायनेस्टी के रूलर हैं 12वीं शताब्दी में। पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है किस नदी के किनारे है? तो महानदी, जो उड़ीसा में बहती है, महानदी के पश्चिमी तट पर है। इतना फैक्ट ध्यान में रखना है जगन्नाथ मंदिर से संबंधित। अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी, अरालाम बटरफ्लाई मतलब तितली, सेंचुरी, ये कहाँ है? केरल के कन्नूर में है। केरल के कन्नूर में। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे रिकग्निशन मिला है, पहचान मिला है, भारत का पहला प्रोटेक्टेड एरिया, जो कि पूर्णतः सोलेली डेडिकेटेड है बटरफ्लाई, तितली को लेकर। भारत का पहला तितली से प्रोटेक्टेड संरक्षित एरिया तो यही है, अरालाम बटरफ्लाई सेंचुरी, केरला में। अगला है नुब्बुआ गिटुग ग्रीन स्टोन बेल्ट कहाँ है ये? ये है कनाडा के हडसन बे के निकट। और यहाँ पर माना गया रिसर्च में पाया गया, स्टडी में, कि जो नुब्बुआ गिटुग ग्रीन स्टोन बेल्ट है कनाडा में, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना चट्टान मिला है। पूरे पृथ्वी के सतह पर सबसे पुराना चट्टान कहाँ मिला है? तो मिला है यहाँ पर कनाडा में, कनाडा के नुब्बुआ गिटुग ग्रीन स्टोन बेल्ट में। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। और ऐसा कहा जाता है स्टडी में, जो चट्टान मिला वो लगभग 4.16 बिलियन वर्ष पुराना है।